हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक, जिसमें से हम देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का यह पहला पार्ट है और पहले पार्ट में हमने चैप्टर 1 को लिया है। चूँकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसको हम पूरी एक्सप्लेन ना कर पाएँ, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन पूरा क्वेश्चन को करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है कि ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये आपको बुक बताएगा। बुक में आप क्या करेंगे, जाएंगे और एक बार पूरे चैप्टर को आप एक बार रीडिंग कर लेंगे। उससे होगा क्या, रीडिंग करने से जो भी सवाल आपके मन में उठेंगे वो वहीं के वहीं दब जाएंगे और आंसर मिल जाएंगे आराम से। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं, इसलिए हम ओनली ऑन ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होंगे हमारे वो 40 मार्क्स के होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी प्रश्न हमने लिया है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से आपको टोटल के टोटल 25 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि शॉर्ट टाइप के प्रश्न होंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने भूगोल और इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में उसका पार्ट बाय पार्ट डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है यहाँ पे, आर्थिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से निम्नलिखित लक्ष्य कौन सा है। तो यहाँ पर मतलब आर्थिक विकास के लिए कौन कौन से लक्ष्य होने चाहिए वो पूछा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, नियमित रोजगार होने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, निर्मित व बेहतर मजदूरी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य, देखिए आर्थिक अगर विकास करने हैं तो क्या क्या जरूरी है ये हमें पूछा है। तो ये तो रोजगार होने ही चाहिए, नियमित रोजगार। अगर रोजगार ना हो तो क्या होगा, गरीबी छा जाएगी, और गरीबी अगर छा गई तो विकास तो होना असंभव है। स्वतंत्रता यानी कि कोई भी चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, हर चीज़ की छूट होनी चाहिए। अगर हम कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, ऐसा स्वतंत्रता होना चाहिए। निर्मित व बेहतर मजदूरी होनी चाहिए। निर्मित व बेहतर मजदूरी कहने का मतलब ये है कि जो भी मजदूरी हो उसे एक कानून के अंतर्गत रखा जाए और ऐसा ना हो कि कभी घटा दिया जाए कभी बढ़ा दिया जाए। बेहतर मजदूरी का मतलब ये है कि रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए उसमें, हमेशा अगर जैसा मिलता है, जिस प्रकार से हम काम करेंगे उस प्रकार से अगर पैसा मिल जाता है तो ये बेहतर चीज़ है, वही यहाँ पे बोला है। इसलिए यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न दूसरा है यहाँ पे, विकास का लक्षण क्या है। आय में वृद्धि करना, यह विकास का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, यह दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण है नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी देना, ये विकास का लक्षण है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इसका करेक्ट आंसर। ये सब आसान प्रश्न है, आप इसे खुद से भी लगा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला कौन सा राज्य है। तो वो बिहार व उड़ीसा है, जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। हाँ, बिहार और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा गरीबी है भाई। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य यही है, उड़ीसा और बिहार। कैसा राज्य है भाई बिहार, कैसा राज्य है, सब चीज़ में आगे है लेकिन निर्धनता में भी आगे है। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो गरीबी का प्रतिशत उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जो भी विकास के चैप्टर में हमने पढ़ा है वहाँ से हमने निचोड़ निकाला है इन सब प्रश्नों को, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपने पूरा वीडियो को देख लिया तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा है कि 1-2 बार आपको बुक पढ़ लेंगे तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है ना भाई, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, उससे सारे प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण कौन सा है। तो सरकार द्वारा चिकित्सा खोलना, सरकार द्वारा स्कूल खोलना, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलना। तो देखिए सभी के सभी क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं हैं। सार्वजनिक सुविधा का मतलब क्या होता है, मतलब जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं उसे सब यूज़ कर सकते हैं, सभी कोई उपयोग कर सकते हैं, उसी को कहते हैं सार्वजनिक। तो यहाँ पे सार्वजनिक चीज़ें क्या क्या होती है, सरकार के द्वारा जो चिकित्सा खोला गया है, जो दवाई दुकानें खोली गई है वो सबको यूज़ करता है। सरकार के द्वारा जो स्कूल खोला गया है वो भी सबको यूज़ करता है। सरकार के द्वारा जो आंगनबाड़ी खोला गया है वो भी सबको यूज़ करता है भाई। तो यहाँ पे सभी जो है सो सरकारी उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना भाई, आप इसे खुद से आंसर मार सकते हैं, ना इसमें कोई ट्रिक है ना ही कुछ इसमें समझने की बात है, बस थोड़ी सी बात है क्या, दिमाग लगाना। वो तो कूट कूट के भरा हुआ है सर, आप टेंशन मत लो, हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। हाँ भाई करो 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 भाई करो, इसमें मेरी खुशी ही खुशी है। छठा प्रश्न, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है।
तो देखिए, शैक्षणिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। देखिए, मानव का अगर विकास करना हो ना तो साक्षरता होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर पढ़ा लिखा आप नहीं है ना तो फिर मानव विकास नहीं कर सकते भाई, असंभव है। असंभव सा लगेगा, पढ़ा लिखा है नहीं, असंभव सा लगेगा ही भाई। जहाँ काम 2 घंटे में होगे आप वहाँ 6 घंटे में करेंगे। क्यों भाई? पढ़े लिखे नहीं है भाई, पढ़े लिखे नहीं है, पास काश पढ़ लिए होते हैं। राजनीतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आसान सब प्रश्न है, सभी के सभी इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं, आसान है। बाकी आपको कैसा लग रहा है ये पता नहीं भाई। मानव विकास का क्या अर्थ है? मानव में गुणात्मक सुधार करना ही मानव विकास का अर्थ है। आप देखिए, अगर आपको विकास करना है तो अपने अंदर जो भी कमियां हैं ना उसे दूर कीजिए। आप ये मत देखिए हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, हम कैसे हैं। सिर्फ आपको विकास करना है तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, अपने अंदर जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधार करना भाई। अपने आप विकास की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या है? भारत का प्रमुख राष्ट्रीय आय का स्रोत है, इसे आप याद रखेंगे। 9वां प्रश्न है यहाँ पे, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय के ऊपर देश का विकास निर्धारित कर सकते हैं, औसत साक्षरता स्तर पर भी कर सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति पर भी हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, इसका निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 10वां क्वेश्चन, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? तो स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। इन तीनों के अलावा और भी है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीनों के तीनों हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार और वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अर्थव्यवस्था का सृजन कब होगा? जब सब कोई मिलकर साथ देंगे, प्रकृति साथ देगी, भौतिक संसाधन साथ देगी और मानवीय संसाधन जो भी बने हैं, जो भी बनाए गए हैं वो सब साथ देगी, तो ही प्रकृति बच सकती है, तो ही अर्थव्यवस्था का सृजन हो सकता है, तो ही अर्थव्यवस्था का नियम का पालन हो सकता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो अर्थव्यवस्थाओं के 3 प्रकार हैं। मैंने आपको पढ़ाया है ऑफलाइन के बैच में, हो सकता है जो भी बच्चे मेरे पास ऑफलाइन नहीं पढ़ते उसको नहीं पता, फिर भी मैं यहाँ बता दूँ। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार कौन कौन से हैं आप सुन लीजिए जरा भाई। प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जहाँ पर जब सभी व्यवस्थाएं मिली जुली हो उसे कहते हैं मिश्रित व्यवस्था भाई। भारत के देश है जहाँ पे मिश्रित व्यवस्था और सरल व्यवस्था दोनों चलती है, अधिकांशतः मिश्रित व्यवस्था ही देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या रहा? तो तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी। देखिए, आप आज़ाद हुए हैं इतने दिन से कोई बात, तो आपके मन में क्या चलेगा? जाके सो जाए? नहीं, खुशियां मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। आप ये सोचेंगे देश को कैसे आगे ले जाना है और देश को कैसे अग्रसर करना है। भाइयों बहनों, देश को कैसे अग्रसर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न है 16 और ये अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित मतलब मिली जुली है भाई, कोई एक जैसा नहीं है, मिली जुली है। अब हम चलते हैं शॉर्ट टाइप के प्रश्नों के ऊपर। हमने यहाँ पे 16 प्रश्नों को कवर किया है जो एकदम गोल्डन क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विकास का कोई एक लक्ष्य बताइए? तो आय का बढ़ाना विकास का लक्ष्य है,
ये भी अगर आप लिखेंगे दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो विकास से रिलेटेड हो, जिससे उसकी आर्थिक मदद या फिर वृद्धि हो सके। दूसरा क्वेश्चन है विकास के आर्थिक विकास की के लिए कौन सी बेहतर माफ है राष्ट्रीय आय। यहाँ पे माफ का मतलब जो है सो उपाय बोला है, उपाय। तो राष्ट्रीय आय जो है सो आर्थिक विकास के लिए सबसे बेहतर उपाय है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो देश की कुल जनसंख्या से जब हम राष्ट्रीय आय को भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा औसत के रूप में। तो ये आप याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, बुक में है फॉर्मूला। जैसे आपको औसत आय या निकालना है, क्या निकालना है, औसत आय निकालना है, प्रति व्यक्ति आय का, प्रति व्यक्ति आय का औसत आय निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देश की जो भी राष्ट्रीय आय होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे देश की राष्ट्रीय आय, बटा क्या करेंगे, देश की कुल जनसंख्या। तो ये निकल जाएगा औसत आय, प्रति व्यक्ति आय जो भी है वो निकल जाएगा देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। बातें समझ में आई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देश के लिए अगला क्वेश्चन, देश के लिए राष्ट्रीय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज होगा यहाँ पे, तो दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है। तो आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है, प्रति व्यक्ति आय। ये क्वेश्चन हमने ऊपर कर लिया है, ठीक, अच्छे से कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित किसने अनुमान लगाए थे। तो नौरोजी व सिराज ने यह पता लगाया कि राष्ट्रीय आय के प्रबंधन में कितने अनुमान हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, मुस्लिम का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है 1919 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो PC महालनोबिस, कौन थे, महालनोबिस, 1949 के समय में। अगला क्वेश्चन, उत्पादन लागत पर निबद्ध बिल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। अच्छा, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय का आंसर है उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ये हैं, आप इसे याद रखेंगे। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा, और सबसे कम कहाँ, उड़ीसा, आपने पीछे पढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो PC महालनोबिस, ये थे 1949 में। राष्ट्रीय आय है तो उत्पादन लागत पर बिल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। इसका आप आंसर शॉर्ट में ऐसे दे सकते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सबसे अधिक है, सॉरी गोवा, और सबसे कम कहाँ है, उड़ीसा। इसे आप याद रखेंगे, ये सब गरीब राज्य है भाई। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो सेवाएं। देखिए भारत के लोगों में कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन मेहनत करने की क्षमता बहुत होती है भाई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित है। तो हैदराबाद में स्थापित है, आप इसका ध्यान रखेंगे और इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए